नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। दिल्ली की हिंसा अब पूरी तरह थम चुकी है, लेकिन अब राजनीति तेज हो गई है। संसद का सत्र आज से शुरू हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से लोकसभा में कामकाज नहीं के बराबर हो पाया। इसलिए दंगल में आज हमारी बहस का मुद्दा है दंगा बंद, पॉलिटिक्स चालू। आज हम सवाल पूछेंगे कि क्या अमित शाह का इस्तीफा मांगना सही है। सवाल होगा कि क्या कांग्रेस के नेताओं, खासकर सोनिया गांधी पर भड़काने का आरोप लगाकर बीजेपी अपनी जिम्मेदारी से बच पाएगी। सवाल यह भी होगा कि क्या दिल्ली की हिंसा पूर्व नियोजित थी, जैसा आरोप लग रहा है। लेकिन बहस की शुरुआत करें उसके पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट कि आज देश की संसद का सत्र जब शुरू हुआ तो दिल्ली की हिंसा कैसे संसद के सत्र पर भी हावी रही। दिल्ली की सड़कों पर खून बह रहा है, लेकिन संसद सत्र की शुरुआत हुई तो उस पर संवेदनशीलता कम, राजनीति ज्यादा दिखी। लोकसभा में यह तब की तस्वीरें हैं जब दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई। जब सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने इस देश में दंगे भड़काने के लिए आर या पार की बात की, सभी लोगों ने इसको दंगे का सिगरेट किया। इन लोगों की जांच होनी चाहिए। लोकसभा में दिल्ली के दंगों पर यह संग्राम इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस के सांसद पोस्टर बैनर लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर नारेबाजी कर रहे थे। सोमवार को लोकसभा में जब जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष के सांसद सरकार पर हमलावर रहे। जवाब में बीजेपी ने भी हमला किया। दिल्ली तो केंद्र मंत्री की जिम्मेदारी, इसलिए हम कहते हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो जिम्मेदारी वो पूरा नहीं कर सका। इसके लिए कोई न कोई एक्शन होना चाहिए। 3000 लोगों को जो मर्डर किया 1984 में, कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। उन लोग आज आके इधर ऐसे हंगामा कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस एटीट्यूड एंड लेट अस अलाउ द फर्दर बिजनेस। दिल्ली दंगों को लेकर हंगामा राज्यसभा में भी खूब हुआ। अपनी अपनी सीट पर वापस जाए, बहस को चलने दे। माननीय चेयरमैन साहब ने सुबह में ही कहा था। दोनों सदनों के अंदर ही नहीं, विपक्ष के सांसदों ने संसद के बाहर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने गुनाह किया है तो वो बच रहे हैं। क्यों नहीं सदन में चर्चा होती? कौन लोग इसमें शामिल थे, किन लोगों का हाथ था इस दंगे के पीछे? ये सुनियोजित ढंग से दिल्ली को जलाया गया। इनके नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, प्रवेश वर्मा हो, अनुराग ठाकुर हो। इनका एमएलए खुलेआम गोली मारो के नारे लगा रहा है, जुलूस निकाल रहा है। 42 लोगों की जान चली गई, 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। दिल्ली में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज है? इंसाफ के लिए, अमन के लिए बहुत जरूरी है कि ये बताया जाए कि किसने किया, क्यों किया, किसने उनकी सपोर्ट की। देश की राजधानी में 2 दिन तक दिल्ली का एक हिस्सा जलता है, 45 भारत के सिटीजन्स की मौत हो जाती है, कई बच्चे यतीम हो गए, हजारों करोड़ की जायदादें जला दी गई, तो हम खामोश बैठ जाएं? पिछले हफ्ते की हिंसा ने दिल्ली को बड़ा जख्म दिया है। संसद में ये मामला उठना जरूर चाहिए, लेकिन क्या नेता इस पर स्वस्थ बहस कर सकेंगे? दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राघव चड्ढा होंगे, वो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। महाबल मिश्रा हमारे साथ आ गए, वो पूर्व सांसद हैं, दिल्ली के कांग्रेस पार्टी में थे। कृष्णा तीरथ हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस की नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। हमारे साथ संगीत रागी हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आरएसएस से जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले संबित पात्रा, मेरा सवाल आपसे है, इस्तीफा लाएं कि नहीं? सोनिया जी का मैं कैसे लेके आऊंगा? सोनिया जी का इस्तीफा, दोनों बैठे हैं बड़े लोग। सोनिया जी तो किसी ओहदे पर है नहीं, वो कांग्रेस की इस्तीफा तो गृह मंत्री का मांगा जा रहा है सदन में। मुझे लगा आप बोल रहे हैं कि शायद जिन्होंने भड़काया है उनके इस्तीफे के बारे में, तो वो अध्यक्षा हैं, उन्होंने कहा था आर पार की लड़ाई होगी, तो उनके इस्तीफे के बारे में पूछा। नेत्री आई हुई हैं कांग्रेस पार्टी की, उनकी तरफ इशारा किया। अच्छा, जहां तक आपने अमित जी के बारे में पूछा, देखिए रोहित जी, अभी आपके रिपोर्टर ने एक बहुत अच्छी बात और बड़ी बात कही। संसद में गरिमा होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। बिल्कुल, आपके मन में किसी प्रकार का संशय है, डिस्कशन करिए, मगर एक मर्यादा के अंदर डिस्कशन करिए। हर विषय को लेकर उत्तर देने के लिए स्वयं गृह मंत्री ने कहा है मैं तैयार हूं
क्या हुआ था दिल्ली में, किस प्रकार हुआ, किस प्रकार से कंट्रोल किया गया, रिस्ट्रेन ऑर्डर रखा गया, ट्रंप उस समय आ रहे थे, सुनियोजित है कि नहीं, इन सब विषयों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर देने के लिए सक्षम भी है, तैयार भी है। मगर अगर दंगे की परिस्थिति आप पार्लियामेंट के अंदर करते हैं तो एक स्वाभाविक बात आती है कि आप चर्चा करना नहीं चाहते हैं, आप केवल फिक्रमंद दिखना चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। आप लोग विपक्ष में थे, कभी इस्तीफा नहीं मांगते थे? नहीं, मैंने कहा हंगामा नहीं करते थे? मैंने नहीं कहा कि मांगना बुरा है और या नहीं। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि 46 लोग मर गए, केंद्रीय गृह मंत्री उत्तर देने को तैयार है। सर, उत्तर देने को तैयार है, जिम्मेदारी लेने को भी तो कोई तैयार होगा कि नहीं होगा? किसकी जिम्मेदारी थी 46 लोगों की जान? देखिए, जहां तक 46 लोग, इसमें कोई दो मत नहीं है कि दंगे नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं दंगों को भड़काया गया है। और अभी मैं आम आदमी पार्टी के एमपी को सुन रहा था, संजय सिंह जी कह रहे थे ये सुनियोजित दंगे हैं। मैं भी मानता हूं। उमर खालिद को मैं सुबह से आज तक पे देख रहा हूं, ये कहा जा रहा था उनको, उन्होंने कहा अपने भाषण में भी कि ट्रंप आ रहे हैं और ट्रंप जब होंगे आप सबको सड़कों पे उतरना है, हमें सिद्ध कर देना है सड़कें बंद कर करके कि हिंदुस्तान में सीएए को किसी प्रकार भी पारित नहीं होने देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है। तो ये सुनियोजित थे। कहीं ना कहीं शाहीन बाग से लेके यहां तक का सफर, इसमें आम आदमी पार्टी भी खड़ी थी, कांग्रेस पार्टी के आला नेता जाके शाहीन बाग में भाषण कर रहे थे, कातिल कौन है इसके विषय में बता रहे थे। अभी जब आपने बात शुरू की तो आपने कहा सोनिया गांधी जिम्मेदार है। अब जब आप बात खत्म कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि उमर खालिद जिम्मेदार है। असल में कौन जिम्मेदार है? और अगर यही दोनों जिम्मेदार है तो फिर ये जेल में क्यों नहीं है, बाहर क्यों? मैंने दो उदाहरण दिए, केवल सोनिया गांधी और केवल उमर खालिद नहीं। जब सुनियोजित होता है, कुछ भी आप ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं तो उसमें बहुत लोग जिम्मेदार होते हैं। आप देखिए, लगभग 800 लोग आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। सोनिया गांधी जी के ऊपर केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। सोनिया गांधी ही नहीं, बाकी अमानतुल्लाह खान हो, बाकी जो लीडर उमर खालिद हो, इनके खिलाफ भी पड़ताल हो रही है कि क्या इन्होंने भड़काने वाले भाषण दिए, क्या इन्होंने किसी प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है। ये सब जांच चल रही है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। किसी को, ताहिर को देखिए, ये ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा लीडर था, राइट हैंड था अरविंद केजरीवाल का, आज उनके खिलाफ एसआईटी बैठी हुई है। उस साजिश में परवेश वर्मा, उस साजिश में कपिल मिश्रा, उस साजिश में अनुराग ठाकुर की भी जांच हो रही है कि उनको डिस्काउंट है? देखिए, वो तो सब जुडिस है मैटर। ये सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका डली है कि नहीं, इनके नामों की भी याचिका डली है। इनके नामों की याचिका पे दिल्ली हाईकोर्ट पे सुनवाई भी हुई है। तो ये मैटर सब जुडिस है, इसमें किसी प्रकार का दो मत नहीं है। बाकी मैं पूछ रहा हूं, यहां एक साजिश यह भी चल रही है कि कुछ लोगों के सिलेक्टिव बयान को, कपिल मिश्रा के बयान को लेकर कि कपिल मिश्रा के बयान के कारण ही हुआ है, किंतु जो लोग कह रहे थे कि अभी तो केवल शेरनियां निकली हैं, अभी शेरों को निकलने दीजिए, फिर देखते हैं शेर क्या करेंगे, उस पर चुप्पी है। कुछ लोगों का, सोनिया गांधी जैसे इतनी बड़ी नेत्री जो खुद निकलकर बाहर कह रही है कि जीवन में ऐसे मौके कम आते हैं जब आपको आर और पार की लड़ाई लड़नी पड़ती है, और राहुल गांधी अपनी मां के साथ ताल पे ताल मिला के कह रहे हैं कि बाहर निकल के लड़ो, कांग्रेस तुम्हारे साथ खड़ी है। और प्रियंका गांधी कह रही है कि सीएए आएगा तो लाखों मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में कैदी बना देंगे। अगर इनके बयानों से हिंसा भड़की है, इन पर कार्रवाई करना किसकी जिम्मेदारी है? अरविंद केजरीवाल मैं जवाब, या ममता बनर्जी की? मैं जवाब देता हूं। वो भी तो आप ही की जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल। तो आप बार बार ये कहेंगे कि इनकी वजह से हुआ, मैं जवाब, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो लोगोों को कैसे लगेगा कि आप वाकई सीरियस है अपनी बातों में? मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, पहली बात है कार्यवाही होनी चाहिए, कार्यवाही हमारी सरकार ही करेगी, किंतु लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के, मैडम मैं बोल लूं, कृष्णा जी मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। ये गलत है। हाँ, गलत है, अपने मन में सोच लीजिए। अभी देखिए, आप बोलिए, लेकिन आप गलत बात मत बोलिए। आप बोलिए, अपने लेकिन समय में मुझे सही कर दीजिएगा। कृष्णा जी आप ही के पास टोकना पड़ेगा। कृष्णा जी, लास्ट कमेंट है इनका, इसके बाद आप ही बोलेंगे। पूरा कीजिए बात को, कार्रवाई कर देते तो शायद सवाल ही नहीं पूछते आपसे। रोहित जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। रोहित जी, कार्यवाही भी होगी, कार्यवाही लोकतांत्रिक तरीके से होगी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कई दंगे, आपने मुजफ्फरनगर के भी दंगे देखे, बाकी दंगे, सिख दंगे अभी तक चल रहे हैं। 1984 के दंगों की कार्यवाही, पिछली बार जनवरी 1 तारीख को जो उनका मेन कल्प्रिट था सज्जन कुमार, उसको जेल मोदी जी ने भेजा। इतने वर्ष लग गए, 30 वर्ष 35 वर्ष के बाद, मतलब 35 साल इंतजार करें। मैं नहीं कह रहा 35 साल इंतजार करने पड़ेंगे। ताहिर हुसैन को अभी अरेस्ट किया जा रहा है, बाकी लोगों के खिलाफ अभी केस डले हैं, 800 लोग गिरफ्तार हो गए, ये सारी कार्यवाही हो रही है। वो कह रहे हैं कि आप इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि आप खुद ये सब कर रहे थे, जिसकी जिम्मेदारी आपके नेताओं को लेनी चाहिए, और वो नाम ले रहे हैं सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, प्रियंका का। देखिए मुझे ऐसा लगता है संबित पात्रा जी भूल गए हैं। वो अपनी बुराई को छुपाने के लिए, जिस समय पे सोनिया जी का भाषण था रामलीला मैदान में, या प्रियंका जी या राहुल जी, उन्होंने देश में बढ़ती हुई गरीबी, गिरता हुआ ग्राफ जो जीडीपी का नीचे गिर रहा है,
बेरोजगारी, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। इस बात को लेके उन्होंने कहा था इस समय हमें आगे बढ़ना चाहिए। दंगों की बात नहीं थी इसमें। और दूसरी बात यह है CAA, NPR, NRC इसके लिए नहीं, इसके लिए पूरा देश जल रहा है। अगर कोई कानून बनता भी है ना, उसमें अगर जनता के हक में कानून ना बने तो आप उसमें संशोधन कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। अगर किसी भी जमात को उससे परेशानी है तो आप उनको बुलाइए, समझाइए। हर सरकार का काम होता है। कोई भी कानून गलत बन जाए या गलत बनाने के कगार पे हो तो आप दुनिया पब्लिक की राय लीजिए। मतलब आप भड़काते रहे और ये समझाते रहे बुला बुला के, उनके हक में बात आती आप हो, उनको भड़काते रहे और ये समझाते रहे बुला बुला के। इससे देश में अमन शांति रहती है। देश के अमन और शांति की बात कर रहे हैं, भड़काने वाली बात कृष्णा जी, आपके ऊपर तो आरोप ये लगा रहे हैं ना कि आप लोग भड़का रहे हैं। देश के दंगों में शाहीन बाग में पहले दिन से लगातार सवाल उठे कि कांग्रेस के नेता मंच पर जाकर भाषण दे रहे। ये गलत कह रहे हैं इनके। देखिए बात सुनिए। देखिए अगर शाहीन बाग में वो बेचारे मर रहे हैं तो कोई उन्हें देखने भी नहीं जाएगा। आप इनके लोग जूते मारो की बात करते हैं, इनके MPs, इनके MLAs क्या क्या बात करते हैं। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, परवेज वर्मा ने क्या कहा, ये आप भूल गए हैं। ये आप एक बात को लेकर देख रहे हैं, उन्होंने किस संदर्भ में कहा, उसको किस संदर्भ से जोड़ रहे हैं, ये सरासर गलत है। अच्छा, तो आप ये कह रही है कि सोनिया गांधी जिस रैली में भाषण दे रही थी उसका CAA से कोई लेना देना नहीं था, नागरिकता कानून से कोई लेना देना नहीं था सोनिया जी ने जिस रैली में भाषण दिया, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल नहीं। CAA की बात ये थी, नागरिकता कानून की बात उन्होंने कहा अगर जो कोई गलत है तो उसको जनता की राय मांगनी चाहिए, जनता को बाहर निकल के उसकी राय अपनी देनी चाहिए, ये बात हुई थी। और अगर वो राय उनके हिसाब से नहीं कानून बना तो कानून में बदलाव कर दीजिए। इतनी सी तो बात है ना। कानून में बदलाव कर, लेकिन अमन शांति आप तो सरकार में रही हैं, उन्होंने शांति के साथ, आप सरकार में रही हैं, आप इसको बेहतर जानती हैं। लोग सड़कों पे जाम लगा के बैठ जाएं बिल्कुल तो सरकारें झुक जाती हैं, कानून बदल देती हैं क्या? और ये एक सिस्टम हो जाना चाहिए, मोडस ऑपरेंडी हो जाना चाहिए देश का। संगीत रागी कुछ बोल रहे हैं पहले आपकी बात पर टिप्पणी कर रहे हैं, फिर राघव चड्ढा और महाबल मिश्रा दोनों बोलेंगे। बोलिए क्या आपत्ति आपको उनकी बात से? भाई देखिए पहली आपत्ति तो ये है कि श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 14 दिसंबर का आप जरा उनका देख लीजिए, उनके भाषण को देख लीजिए। जनता के आर पार की लड़ाई CAA के संदर्भ में उन्होंने कहा था मुसलमान, लाखों मुसलमान जो हैं वो डिटेंशन सेंटर में चले जाएंगे। ये श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान था, इसलिए ये मत बोलिए। दूसरी बात, ये कितना बेतुका तर्क है कि देश में आपको मालूम है मैडम कि इस देश में 2.25 करोड़ बांग्लादेशी पाकिस्तानी मुसलमान आकर के रह रहे हैं। यदि वो सारा सड़कों पर आकर के उतर जाएं तो क्या देश से बनाई हुई संसद के द्वारा कानून जो है वो रद्द कर देना चाहिए? आप ये बता रही हैं? कल जाकर मेरा एक छोटी सी कहना है, नरसिंह राव के समय जो पूजा स्थलों को लेकर के कानून बनाया गया था, इस देश के हिंदुओं को वो मान्य नहीं था। उनका मानना था कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को और मथुरा के मंदिर को हिंदुओं के हक में नहीं जाए, उससे बाहर करने के लिए लाया गया है। तो क्या हिंदू आकर के दंगे करने लगे क्या? सर एक सेकंड, ये कोई तरीका है? नहीं, एक सेकंड, मैं एक चीज कह रहा हूँ। कृष्णा जी एक एक करके बोलना बेहतर है। आप भी बोलती रहेंगी लगातार, वो भी बोलते रहेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। आप जब अपने सवालों के जवाब दे रही थी, ये सुन रहे थे, मैं केवल ये कहना तो उम्मीद है कि आप भी बाकियों की बात सुन लें। आपको ना पसंद आए ये क्या बोल रहे हैं, या राघव क्या बोलेंगे, या महाबल मिश्रा क्या बोलेंगे, आप उसके बाद अपनी बारी आने पर अपनी बात दोबारा रख दे तो बेहतर रहेगा। एक सेकंड, नहीं सर एक सेकंड, राघव चड्ढा, दंगा तो खत्म हो गया, अब क्या टोपी ट्रांसफर चलेगी? केवल आप कहेंगे ये जिम्मेदार हैं, वो कहेंगे आप जिम्मेदार हैं, कांग्रेस कहेगी ये दोनों जिम्मेदार हैं, आप दोनों कहेंगे कांग्रेस जिम्मेदार है, यही चलता रहेगा बस? अब नहीं, मैं अमन रोहित जी, सबसे पहली बात तो यह है कि दिल्ली में, देश की राजधानी में, इस सदी में, इस युग में, इस काल में इस प्रकार से सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जाता है और इतना बड़ा हादसा हो जाता है, दंगे हो जाते हैं जिसमें कई दर्जनों लोगों की जान चली जाती है, अपने आप में ही इतना दुखद है कि हम सबके चेहरे, हम सबके सर शर्म से झुक जाने चाहिए और केवल समाज को जोड़ने का राहत कार्य
तमाम पार्टियों को, तमाम सरकारों को मिलकर करना चाहिए। राजनीति के लिए बहुत मौके आएंगे, आराम से राजनीति करते रहेंगे, लेकिन इस समय सबसे पहले राहत कार्य पर ध्यान देना चाहिए। मेरे को पूरी बहस में एक भी वक्ता अभी तक ऐसा नजर नहीं आया जिसने राहत कार्य के संदर्भ में एक भी चीज बोली हो। राहत कार्य में उनकी पार्टी का या उनकी सरकार का क्या योगदान है उसकी बात करी हो। न जाने कौन से आरोप लगाए जा रहे हैं। ये राहत कार्य से इन लोगों का कुछ लेना देना नहीं है, केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, हर दंगे पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। 4 वोट इधर से और वसूल लें, थोड़ा ध्रुवीकरण और कर लें, हिंदू मुसलमान के झगड़े और करा दें। इन लोगों को सिर्फ यही पड़ा है। समाज के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो। जब देश ही नहीं बचेगा तो आप सब अपनी राजनीति चमकाओगे किसके सामने? केवल राहत कार्य पर बहस होनी चाहिए। आज बीजेपी की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार क्या राहत कार्य अपना रही है? एक करके पहला सवाल तो शिविर लगाए, अपने पूरी बात हेल्थ कैंप लगाए, उसके बाद आपस में कर लीजिए बहस। राशि दे रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उनके कितने लोग ग्राउंड पर कार्यकर्ता इनके पार्टी के जा रहे हैं, लोगों का पुनर्वास करवाने के लिए, कैसे समाज को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। क्या वहां पे कोई हमने देखा आपने परसों पूरा 2 पन्ने का विज्ञापन दिया अखबार में अरविंद जी की मुस्कुराती फोटो के साथ। एक सेकंड, अब आप भाई आप कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों के प्रवक्ता एक तो नहीं है ना, अलग अलग है, तो अलग अलग बात रख ले। कृष्णा जी, राघव चड्ढा अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, अगर आपकी पार्टी की भी वही बात है तो बोल दीजिए कि हमारी तरफ से भी राघव चड्ढा बोल लेंगे। ऐसा मत कीजिए ना, वो बोल रहे हैं उनकी बात तो पूरी हो जाए कम से कम। राघव चड्ढा, हमने देखा परसों आपने 2 पेज का विज्ञापन दिया जिसमें आपने लिखा कि दुकान जलने पर इतने लाख, मारे जाने पर इतने लाख, घर में आग लगने पर इतने लाख, और झगड़ा जहां से शुरू हुआ कि कागज नहीं दिखाएंगे, उस विज्ञापन में ऊपर साफ साफ लिखा गया कि आधार कार्ड की कॉपी लेके आना, अपने वोटर आईडी कार्ड की कॉपी लेके आना। भाई जिसका घर जल गया वो कहां से वोटर कार्ड आधार कार्ड लाएगा आपको? अगर आपको इसी पर बहस करनी है कि राहत करनी है तो हमको नहीं, तो जो कागज नहीं दिखाएंगे हमें, आप साथ हैं। तो मुआवजा देना तो कहेंगे पहले कागज लाओ। हैं उसके लिए हमने सारे अफसरान को, हाँ सुन लीजिए, हाँ मैं जवाब दे देता हूं जी, जवाब दे देता हूं। पहली बात है कि दिल्ली सरकार किसी से कागज उसकी नागरिकता सिद्ध करने के लिए नहीं मांग रही है, एक विषय। दूसरा विषय, हम लोग राहत कार्य में जो व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ है, जिसकी जान गई है, जिसके घर में किसी प्रकार की इंजरी हुई है, उस व्यक्ति को चिन्हित करने के लिए ये सारी चीजें मांग रहे हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो भी उसको खाली फॉर्म को भी अगर भर के आप अफसरान के सामने दे रहे हैं, वहां जमा करा रहे हैं, तो भी उनको सहायता राशि दी जा रही है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके लोगों के घरों में आग लग गई, जिनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब जल गया, उन बेचारों के पास तो कुछ बचा ही नहीं। उन बेचारों के लिए केवल दस्तखत पर सहायता राशि दी जा रही है। और तमाम यही बात तो सरकार की तरफ से खाने की सुविधा सारे बता रहे थे जब एनआरसी को लेकर आप लोगों को भड़का रहे थे कि भाई साहब ये तुम्हारे को बाहर निकाल देंगे, डिटेंशन सेंटर में फेंक देंगे। कहना चाह रहा हूं, यही बात तो सरकार भी कह रही थी। अरे एनआरसी और सहायता, पहली बात तो यह है कि ये एनआरसी पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की जो राजनीति है उसमें हम तो पढ़ते नहीं है। आप ये बात मुझसे भी बेहतर तरीके से जानते हैं, आपने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू भी इस बात पे लिया रोहित जी। मैं तो बड़ा स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूं, हम देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं बताता हूं मेरी सरकार क्या क्या काम कर रही है। मैं चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार बताए वो क्या काम कर रही है। एक काम तो बता सकती है क्या केंद्र में सरकार? ये लोग तो अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार भी नहीं कर पाए। मुझे एक बात बताइए, ये बीजेपी की सरकार और दिल्ली की पुलिस जो सीधा अमित शाह जी को रिपोर्ट करती है, ये पुलिस अभी उन लोगों के खिलाफ एफआईआर तक नहीं कर पाई जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। आप लोग तो कह रहे थे कि ताहिर हुसैन पे केस दर्ज हो, ताहिर हुसैन को गिरफ्तार नहीं कर पाई, वो तुरंत समर्पण करेगा सर, वो 3 दिन से फरार है। निकम्मी पुलिस, ऐसी निकम्मी पुलिस जिसकी नाक के नीचे दिल्ली में दंगे हुए, वो दिल्ली पुलिस अभी तक कर क्या रही है? और माननीय गृह मंत्री तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। क्या माननीय गृह मंत्री जी मैं इस बात पे आपके साथ खड़ा हो जाता हूं मुझे कि दिल्ली पुलिस फेल, अटल बिहारी वाजपेयी की याद आती है। सर मैं कह रहा हूं दिल्ली पुलिस फेल, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आप लोग तो सब एक सुर में कह रहे थे कि ताहिर हुसैन पे केस तो हो, 1 घंटे में समर्पण करेगा, 3 दिन से फरार है वो आदमी। बताइए ना कहां है सर? सुन लीजिए, आज मैं तो यही कह, इतनी अजीब बात है कि आज तक से लेकर एनडीटीवी तक, एबीपी न्यूज से लेकर न्यूज 24 तक, हर मीडिया घर के मीडिया घराने के पत्रकार
अपना माइक और कैमरा लेकर उस आदमी के पास पहुंच गए। FIR से पहले, 1 घंटे का इंटरव्यू कर रहे FIR हैं, से पहले, लेकिन पुलिस उस आदमी को नहीं ढूंढ पा रही। FIR से पहले शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ऐसी निकम्मी पुलिस अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। चल रहा है। मैं कह रहा हूं अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो संसद में मांग हो रही थी, अब दिल्ली विधानसभा में भी मांग होने लगी कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी फटाफट जवाब दीजिए, फिर महावर मिश्रा वेट कर रहे हैं, उनको बोलना। संबित पात्रा बोलिए। सबसे ज्यादा याद मुझे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आती है। ठीक सर, चलिए अब उनको वाजपेयी जी की याद आ गई, जिन्होंने उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री को शांत हो जाए तो मैं बात करूं। राज धर्म का पालन होना चाहिए। ओके चड्ढा जी, ओके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था? ओके, राज धर्म का पालन करो। चलिए ठीक सर। अटल बिहारी वाजपेयी जी की वाणी इन बीजेपी के नेताओं को चलिए अच्छी बात है। मैं आशा करता हूं अटल जी की फोटो भी अपने घर में टांगेंगे, केवल यहाँ नहीं बोलेंगे। जिस दिन सोनिया गांधी ने राजधर्म याद दिलाया ना, उस दिन से लगातार अटल जी वाला बयान भी टेलीविजन चैनल सुना रहे हैं इनको। पता नहीं आप टीवी देख पाए कि नहीं, लेकिन लगातार सुना रहे हैं और बराबर सुना रहे हैं, बार बार सुना रहे हैं। बोलिए संबित पात्रा, जवाब दीजिए फटाफट। क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? देखिए ठीक है सर, ये तो आप बताएंगे ना संबित पात्रा। क्यों नहीं सुन पा रही? आप बताएंगे संबित पात्रा, बताइए संबित पात्रा, उसके बाद महाबल मिश्रा वेट कर रहे हैं। बोलिए फटाफट। देखिए मुझे लगता है बहुत सारी चीजें डिबेट में बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी ब्रांड की राजनीति के साथ रतनलाल जी के अंत्येष्टि में गए थे बुराड़ी में, किस प्रकार से लोगों ने उनको और मनीष सिसोदिया को भगाया है। लोगों ने, जिन लोगों ने उनको कुछ दिनों पहले वोट किया था, उन्हीं लोगों ने, क्योंकि बुराड़ी वो सीट है जहां सबसे अधिकांश लोग। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ी सी शिष्टाचार रखिए। और क्या आपके कैमरे में देखिए चिल्लाना बंद करिए, मुझे लगता है आपको शिष्टाचार रखना चाहिए। रोहित जी सबसे ज्यादा भगा के अगर किसी को सबसे ज्यादा वोट जहां मिला था केवल अंकित शर्मा को। देखिए मुझे आश्चर्य लग रहा है रोहित जी, मैं तो शांत था। राघव जी इतनी देर तक आपने उनको चांस दिया। एक एक करके मैं रोक रहा हूं, एक सेकंड। आप भी रुकिए, आप भी रुकिए। क्या होता है? आपने मुझे राघव जी एक सेकंड रुकिए, आपका समय हुआ। अब ये बोल रहे हैं, आपने ही सवाल उठाए, जवाब दे रहे हैं, वरना क्या होगा ना, तू मैं सारा समय निकल जाएगा ना। आप राहत और पुनर्वास पे बात कर पाएंगे और ना ये उस विषय पर जिस पर ये शायद करने के लिए आए हैं। तो एक एक अब सच और झूठ का फैसला तो राघव चड्ढा जनता करती है ना सर। आप और यही करने लगेंगे सच और झूठ का फैसला, तो फिर हो गया। मजबूर कर रहा हूं कि वो सच। अब मैं तो आपको बता रहा हूं कि शहीद रतनलाल की पत्नी ने आज तक पर कहा शुक्रवार को कि मुख्यमंत्री हमारे घर तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि भीड़ थी। अपना कैमरा लेकर गए थे। अब बताइए क्या कहा जाए उसको। इसलिए प्लीज थोड़ा रुक जाते हैं, एक एक करके अपनी अपनी बात रखते हैं। अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को देश की जनता देखती है, सम्मान घट जाता है आप लोगों का इस तरीके से बात करने पर। रूटिंग हुई, समझे इस बात वहां पर रूटिंग हुई? प्लीज सर। रोहित जी आप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि मैं जितनी जानकारी दे सकता हूं मैंने आपको दे दी। मैं आपसे पूछता हूं, आप इस मैं बात की आपको पुष्टि कर जितनी रहे हैं? जानकारी दे सकता हूं मैंने दे दी। आपने कहा मुख्यमंत्री गए रतनलाल के घर, मैंने बताया रतनलाल की पत्नी ने कहा नहीं आ पाए। बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी जिम्मेदारी। मैंने कहा रतनलाल की पत्नी ने बताया कि नहीं आ पाए मेरे घर रहेंगे। उनकी पत्नी ने कहा ऑन रिकॉर्ड का, आप कह रहे हैं कि होकर आए। तो ये कह रहे हैं कि साहब मैंने बीच में देखा कि नारे हो गए थे इसलिए वापस होना पड़ा। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो जांच का विषय है ना सर। इसलिए प्लीज एक एक करके वोटिंग कहां हुई? एक एक संबित पात्रा कह रहे हैं वहां पर नारेबाजी हुई मुख्यमंत्री के खिलाफ। पहले इस प्रकार से संबित पात्रा कह रहे हैं वहां नारेबाजी हुई मुख्यमंत्री के खिलाफ। क्या नारेबाजी हुई? नहीं हुई, अब मुझे बोलने दीजिए। क्या आपके कैमरे में कैद है? कैसे बात पूरी? ये झूठ बोलते हैं। कौन लोग दंगा फैलाते हैं आप यही देख रहे हैं। 1 करोड़ रुपए दिया शांति और अनुशासन में रहकर हम बात। ये भी वही करने लगेंगे जो आप कर रहे हैं राघव चड्ढा, फिर ये भी वही करने लगेंगे जो आप कर रहे हैं, फिर आपको खराब लगेगा और मुझे और ज्यादा खराब लगेगा और दर्शकों को उससे ज्यादा खराब कि आप लोग केवल हंगामा करने आए हैं ताकि घर जाके ये बता सके देखो मैंने दूसरे को नहीं बोलने दिया क्योंकि मैं शोर मचाता रहा पूरे टाइम। प्लीज आप मंत्री हैं सरकार के, सबसे ज्यादा शोर संबित पात्रा मचाते हैं। आप एक काम कीजिएगा, घर जाके इसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लीजिएगा, आपको आज कोई बीट नहीं कर पाएगा शोर मचाने में। प्लीज समझे इस बात को राघव। महाबल जी वेट कर रहे हैं, अभी तक उनका नंबर नहीं आ पाया और हम यहां पर लगातार एक दूसरे के ऊपर चीखना चिल्लाना शोर शराबा और ये दावा कि हम जनता को जख्मों पर मरहम लगाना चाहते हैं। कहां मरहम लगाना चाहते हैं? यहां तो नमक और लेकर बैठे हैं हल्दी साथ में डालने के लिए ऊपर। सभी पूरा कीजिए बात को 40 सेकंड में। महाबल जी आ रहा हूं आपके पास, उसके प्लीज। मैं बात करना, देखिए ये राहत की बात कर रहे थे, आहत भी हम करेंगे और फिर राहत की बात भी करेंगे। कौन है ये ताहिर हुसैन? किस प्रकार से अपने पूरे घर को दंगे की फैक्ट्री में कन्वर्ट किया हुआ था। जो लोग अरविंद केजरीवाल के खास लोग हैं, संजय सिंह के राइट हैंड है, एसिड खरीद के लाते हैं, गंगा जल के रूप में फैक्ट्री में अपने घर में रखते हैं। और आपके रिपोर्टर्स देखिए, मैं सबके बीच में इतनी देर पर हम लोग यहाँ लगातार 4 दिन बात कर रहे थे। रोहित जी मैं आराम से 20 सेकंड बात तो कर सकता हूं। आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? रोहित जी मैं जवाब इसी का दे रहा हूं और मुझे लगता है शांतिप्रिय तरीके से डिबेट हो जाए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, आप भी मुझे 20 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, लीजिए। देखिए ताहिर हुसैन गिरफ्तार होगा,
कोई उसे रोक नहीं सकता है। बिल्कुल अब पुलिस अपने काम में लगी है, ताहिर हुसैन को कोई बचा नहीं सकता है, और ताहिर हुसैन को किन लोगों ने गाइड किया था ये सब करने के लिए उसका भी खुलासा होगा, उससे भी किसी को कोई बचा नहीं सकता है। आप बताइए ये सुनियोजित था कि नहीं था? केवल ताहिर हुसैन ही नहीं, अमानतुल्लाह खान क्यों आके ताहिर हुसैन का उसको निकालने के बाद भी आम आदमी पार्टी से उसको डिफेंस कर रहा है? चलिए ताहिर तो फरार है, मान लिया, आप ढूंढ रहे होंगे उसको। अमानतुल्लाह के ऊपर अगर आप इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं, वो तो फरार नहीं है ना, केस तो पकड़ लीजिए फिर। नहीं पकड़नी कैसे? उन पर केस तो दर्ज कीजिए कम से कम। तो सोनिया जी, आपने कहा अमानतुल्लाह ने हेट स्पीच दी, कोई केस दर्ज नहीं किया। किसने कहा केस दर्ज नहीं? अमानतुल्लाह ताहिर का गाइड था, कोई केस दर्ज नहीं किया। आपने कहा ताहिर को 3 दिन में पकड़ लेंगे, लेकिन अमानतुल्लाह तो फरार नहीं, उनको पकड़ लीजिए फिर कम से कम। अमानतुल्लाह खान, सोनिया गांधी, स्वरा भास्कर, क्या नाम है, स्वरा भास्कर ना, वो जो एक्ट्रेस है स्वरा भास्कर, इन सबके नाम पे केस हुआ है। केस होने के बाद आप देखिएगा जो भी नतीजे आते हैं केस से, उसके बाद अपना संज्ञान लेते हुए पुलिस अपना काम जरूर करेगी। मैं बार बार कहता हूं ये लोकतांत्रिक देश है। देखिए मैं भी एक सवाल पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री ने एक बड़ा विषय कहा था, ये एक संयोग नहीं, शाहीन बाग एक संयोग नहीं, ये प्रयोग है। देखिए रोहित जी, तू मैं की लड़ाई बहुत होती रहेगी कि आम आदमी रिस्पॉन्सिबल है या कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है, कि इसके रेजिग्नेशन चाहिए, चलता रहेगा। मगर देश में ये जो नैरेटिव एक अभी जमात की बात कर रही थी कृष्णा जी की, एक जमात को अगर कष्ट होता है तो तुरंत वो कानून वापस लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे कि शाहबानो के केस में ब्लैकमेलिंग खा के राजीव गांधी जी ने वापस ले लिया था। हम ब्लैकमेलिंग वाली सरकार नहीं है कि कोई हमें ब्लैकमेलिंग करे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आज ये जो प्रयोग हुआ है कि हम एक सड़क बंद करेंगे, वहां इंटरलोकेटर आएंगे, कोई हमें उठा नहीं सकता है, पूरे देश में हम इसी प्रकार का प्रयोग करेंगे, हम हंगामा बरपाएंगे, दंगे करेंगे, एसिड फेंकेंगे पुलिस के ऊपर, क्या यह उचित है? अंकित शर्मा जैसे आईबी ऑफिसर को घसीट के लेके उसको 400 बार गोद करके मारेंगे, ये किस प्रकार की बात हो रही है? और उसको डिफेंड करने के लिए ये लोग उतरे हुए हैं। की एक बात तब हो जाती संबित पात्रा, अगर आप उनको उठा के जेल में डालते, आप देश की जनता के सामने ये रखते कि देखिए जिन्होंने हत्या की, हमने उनको उठा के सलाखों के पीछे डाल दिया। दिक्कत तब होती है, एक सेकंड महाबल मिश्रा, दिक्कत तब होती है जब ताहिर हुसैन से लेकर हर उस आदमी के नाम का जिक्र टीवी चैनल की डिबेट में तो हो जाता है, लेकिन पुलिस की चार्जशीट से गायब हो जाता है। पुलिस की चार्जशीट में वो नाम आते ही नहीं जिनको लेकर पूरे दिन लगातार बहसें हुई होती है, कई घंटों तक। वो लोग सब आजाद हो जाते हैं। तो उसको क्यों ना कहा जाए कि टोपी ट्रांसफर करते हैं केवल? महाबल मिश्रा जी। रोहित सरदाना साहब, जिस तरह से संबित पात्रा साहब बात कर रहे हैं जी, ये महात्मा गांधी का देश है, ये सौहार्द वातावरण बनाने की बात है। आज जिस तरह से फैला है सौहार्द वातावरण को आज चिथड़ा कर दिया। आज सहायता की जरूरत है, आज मेडिकल कैंप में जाकर के सहायता करने की आवश्यकता है, ये युवाओं को नौकरी देने की आवश्यकता है, आज देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांटे, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, इसे बांटने का हक किसी को नहीं है। आज जिस तरह की वातावरण बना करके असमत कह रहा है, तो मैं समझता हूं आज ये हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करके देश को बांटने का जो काम करे वो बंद करे, और मेडिकल एड दे करके सहायता दे करके, मैं चड्ढा से राघव चड्ढा का सहमत हूँ, आज जरूरत है सहायता की। तो आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके तो सहमति होंगे और क्या होंगे? नहीं, हम ज्वाइन नहीं किए हैं, सहमत आप ज्वाइन नहीं किए हैं, ये बात ध्यान रखना। सहमति होंगे आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी के सदस्य जो हैं आप। नहीं, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आप एकदम बहुत बड़े इंडिपेंडेंट वॉइस आ गए हैं। पेड वर्कर नहीं है, लेकिन संबित पात्रा जी आप पेड वर्कर वाला काम छोड़ दीजिए। पेड वर्कर भैया, मैं प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, आधिकारिक प्रवक्ता हूं, मरते दम तक भाजपा के पक्ष में ही कहूंगा। मैं कहां का पेड वर्कर काहे कहूंगा भैया? मैं बिल्कुल हूं, प्रवक्ता हूं, मगर आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद यहाँ 2 प्रवक्ता बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, इसके बारे में बोल रहा था। आप बड़े हैं मेरे से, अवश्य बोले। आप देश के हित में काम कीजिए, युवाओं को नौकरी की बात कीजिए, व्यापार बढ़ाने की बात कीजिए, ये देश को बांटने का काम मत कीजिए। महाबल जी एक बात बताइए, आप दिल्ली के पूर्व सांसद हैं, आज की स्थिति के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के बयान जिम्मेदार हैं, आम आदमी पार्टी के पार्षद जिम्मेदार हैं, वो लोग कह रहे हैं कि इनके नेताओं ने जो भाषण दिए वो जिम्मेदार हैं। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, तो उसके संज्ञान में सब इंक्वायरी करे। पुलिस का काम है इंक्वायरी करना, संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट के जज को रातों रात तबादला कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जज ऑर्डर देता हो गया रातों रात। रोहित जी समझाइए जरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फर्क बताइए। मुनीर राव का उन्होंने नाम लिया, आप जानते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तबादला किया, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है। और ये नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आप फर्क करके देखिए, वो आपकी बात बिल्कुल फर्क करके देखिए। ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णय हो चुका है सरासर गलत है, और इसी सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने कहा था ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर किया है।
नहीं रोहित जी, मैं जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन बात जब चली है तो जिक्र करा। कोई 12 बजे कोई जज अपने यहां बिठा करके रात के 1:45 बजे ये तय करता है, और वो उसका कायदे से वो कमिश्नर को जाना चाहिए था, स्पेशल सेक्रेटरी को जाना चाहिए था, वो डीसीपी को ऑर्डर देता है। ऑपरेशनल फील्ड में जो आदमी काम कर रहा है, सीधे कल जाकर के यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही फौज के जीओसी को करना कर दे तो क्या स्थिति होगी? इस तो पर भी आप चर्चा ये कह आने रहे वाले हैं कि दिनों जज में साहब आपके हिसाब से ठीक फैसले नहीं ले रहे थे, इसलिए सरकार ने आखिर आपको तबादला कर दिया। मैं उस चीज आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसको, मैं उस पर जिक्र नहीं करना कर रहा। देखिए मैं तो भाई अगर आप जज की फंक्शनिंग पर सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब सरकार को आपत्ति थी और आप जस्टिफाई कर रहे हैं उस चीज को, जबकि ये कुछ और कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कॉलेजियम ने ट्रांसफर किया, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि नहीं साहब जज काम नहीं कर रहा था इसलिए करना पड़ा। नहीं, लोग ये भी जाने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने ही तय किया था और 12 फरवरी को ही कर दिया था, इसलिए ये सवाल उठाना बेमानी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, लेकिन आपने तो कहा कि जज साहब अपने कार्य क्षेत्र से, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके डीसीपी को ऑर्डर दे रहे थे। ये मेरा अपना आकलन है, मेरा अपना आकलन है कि वो गलत फैसला था। मैं दोनों सीधे डायरेक्ट आप डीसीपी को न करके आप संबित पात्रा 12 फरवरी को अगर ट्रांसफर हो गया था, जो महाबल मिश्रा आरोप लगा रहे हैं, मैं उसी पे एक सवाल ले रहा हूं राघव आपके पास आने से पहले। अगर 12 फरवरी को ट्रांसफर हो गया था तो अचानक रात में 11 साढ़े 11 बजे ये क्यों सूझा कि भाई इनको हटाओ, वरना कल को ये कह देंगे कपिल शर्मा को पकड़ के लाओ? दो चीजें हैं। पहली बात, मैं अगर माननीय महाबल जी मुझे अलाउ करें, माननीय महाबल जी आप उम्र में बड़े हैं, अच्छे व्यक्ति भी हैं, सुन लीजिए जरा महाबल जी। राघव आपके पास इसके बाद सुन लीजिए। नंबर 1, पहले आप जानिए कि जहां तक मुरलीधर जी का सवाल है, जो कि जज थे हाईकोर्ट के, जिन्होंने ये केस सुना, ये केस पहले मार्क चीफ जस्टिस को ही हुआ है, क्योंकि ये पीआईएल है, चीफ जस्टिस ही सुनते हैं। चूंकि चीफ जस्टिस और उनके नीचे के जो जस्टिस, सेकंड जस्टिस थे, दोनों बीमार थे, इसलिए थर्ड जस्टिस को गया, जो कि मुरलीधर। जब दूसरी बार मुरलीधर जी ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया कि इनको गिरफ्तार करो, या वो एक ओरल ऑब्जर्वेशन मात्र था, केवल एक मौखिक टिप्पणी थी। जब ऑर्डर आया तो ऑर्डर में इस प्रकार का कोई विषय लिखा नहीं था। और जब सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार से, मैं दोनों वरिष्ठ नेताओं से निवेदन करूंगा, दोनों इतने बड़े हैं हमसे, दिल्ली की राजनीति के पुरोधा है, कम से कम शांत तो रहे। टीवी डिबेट में तो सौहार्दपूर्ण वातावरण हो नहीं पाता। आप लोग टीवी पर सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सौहार्दपूर्ण रहे, और फिर जमीन पे जाते ही सारा सौहार्द हवा हो जाता है। थोड़ा शांत टीवी से भी संकेत चला जाता है कि महाबल जी, कृष्णा जी, केवल बताने का है। आप लोग बहुत बड़े लोग, राघव चड्ढा वेट कर रहे हैं। देखिए इस कारण से ये मुरलीधर जी वाला विषय बेमानी है। अच्छा, और ये बेमानी है या बेईमानी है? नहीं, बेमानी है। इस पे कोई, इस पे प्रश्न उठाना सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम पे प्रश्न उठाने के बराबर है। कोलिजियम जो कहेगा सरकार वो करती है। ठीक है, राघव चड्ढा बोलिए, हाथ उठा रहे थे राघव। देखिए, दो चीजें, आम आदमी पार्टी के पार्षद पे आरोप लगा, पार्षद सस्पेंड हो गया, बीजेपी के नेताओं पर एफआईआर के आदेश हुए, जज ही सस्पेंड हो गया। और कोई उपाय था क्या? पार्षद को सस्पेंड नहीं करके आप क्या करते? आप उनका प्रमोशन कर देते, उनको आप उनको एनसीडी में मेयर बना देते। थोड़ा सा उनको अपना मेडिसिन चखना चाहिए, वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। लोगों ने एक दूसरे को खूब दवा चखा रखी है, लेकिन अभी जनता को कम से कम देखिए ये एहसास तो लेने दीजिए कि आप सीरियस है जनता के। बिल्कुल सीरियस हूँ, और जब हम बोलते हैं कोई नहीं बोलने देता। ठीक है, बात रख देता हूँ, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ओके राघव बोलिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कानून का जानकार हूं, आपके सामने बात रख देता हूं। अच्छा, बाकी सब यहाँ ना समझ। रोहित जी, कानून के जानकार बीते 100 जजेस जो पिछले, सुन लीजिए, बोलिए सुन रहे, बीते 100 जजेस जिनका ट्रांसफर हुआ, उनका ट्रांसफर ऑर्डर निकालकर पढ़ लीजिए। जब भी ट्रांसफर होता है जज का, वो बताया जाता है कि इस तारीख से ट्रांसफर होगा और आपने फलाना तारीख से दूसरे कोर्ट में ज्वाइन करना है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि रात को 12 बजे नोटिफिकेशन आए कि आप अगले दिन कोर्ट नहीं जाएंगे, अब आप दूसरे हाई कोर्ट जाएंगे, यहां से आपका तबादला हो गया। पहली बार भारत ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं लिखा हुआ, ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ। चड्ढा जी, ये आप कानून के जानकार होने के नाते अपनी व्याख्या कर रहे हैं, इफेक्ट से ये आपने ऐसा पढ़ा? ऐसा नहीं लिखा हुआ है उसमें। अपनी व्याख्या दे रहे हैं कि मैं भी कानून का जानकार हूं तो कुछ भी व्याख्या करूंगा। मैंने तो पढ़ा है, मैं आपको वैसे भी अगले दिन तो वो पूरा मैटर सीबीआई के पास ही जा रहा था। मतलब अब राहत का काम, बचाव का काम, पुनर्वास का काम चढ़ गया जज साहब की भेंट कि भाई आपका ट्रांसफर हो गया, इसलिए अब अपन राहत बचाव की बात ही नहीं करेंगे, अपन अब इसी पे बात करते रहेंगे कि जज का ट्रांसफर जबरदस्ती किया गया। चैनल पर रोहित जी, जी आपके चैनल पर एक सज्जन बैठे हैं
आपके चैनल पर एक सज्जन बैठे हैं जो खुलकर जस्टिस मुरलीधर का विरोध करते हुए कोर्ट की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धारा सवाल पूछा है ना आपके सामने उनसे, जो कह रहे हैं कि उन्होंने रात को 12 बजे, क्योंकि जिन लोग समझ में नहीं आई आती है उनके निर्णय पर टिप्पणी किया जा सकता है, ये जज व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता है, लेकिन निर्णय पर टिप्पणी किया जा सकता है। मैं इनसे पूछना आपको ये जानकारी होनी चाहिए। जस्टिस मुरलीधर राघव चड्ढा, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी निर्णय पर टिप्पणी की जा सकती है। एक सेकंड थोड़ा रुकते हुए ना, एक बड़ी चीज भी कहा जा सकता है। ये देखिए बड़ी चीज आगे निर्भया केस में कोर्ट ने इंटेंशन निर्भया केस में कोर्ट ने जानकारी होनी चाहिए, लगा दी है। जरा एक सेकंड महाबल जी, मैं तो सदानंद जी कहता हूं, महाबल जी एक सेकंड जो है हिंसा फैलावे उसकी जांच होनी चाहिए, ये बात, दोषी को सजा मिलना चाहिए। महाबल जी और अमन चैन सजा कैसे मिलती है जरा देख लीजिए, बनती है, देख लीजिए कैसे सजा मिलती है। अगले आदेश तक निर्भया केस में दोषियों की फांसी पर रोक लग गई है। यह अभी का अदालत का फैसला है, जिसमें अदालत ने कहा अगले आदेश तक दोषियों की फांसी पर रोक है। यानी कि कल सुबह जो फांसी होने की संभावना थी वो अब धूमिल पड़ गई है। कोर्ट ने दोषियों के डेथ वारंट पर रोक लगा दी है। इस खबर पर आपको आगे अपडेट देंगे। कृष्णा तीरथ जी, मसला जज के ट्रांसफर का अलग है, मसला राजनीतिक साजिश का अलग है, मसला हेट स्पीच का अलग है। सवाल यह है कि संसद में शोर मचाने से, हंगामा कर देने से, ये कहने से कि लाओ इस्तीफा दो, और वो कहेंगे कि हम नहीं देते, उन लोगों के जख्मों पे मरहम लग जाएगा क्या? आप उसकी जांच कराइए, दूध का दूध पानी अपने सरकार के। देखिए मेरी बात महाबल जी, कृष्णा जी आपकी सहयोगी रही है, थोड़ा उनको बोलने दीजिए। नहीं, एक मिनट बोले कृष्णा। देखिए संसद में लोग जब चुन के जाते हैं तो जनता की आवाज को उठाने के लिए जाते हैं। अगर जनता में त्राही त्राही है, उस आवाज को उठाना एक सांसद का एक बनता है, ये कानून भी कहता है, और उसके लिए आधार भी है कि मैं जिस जनता ने मुझे चुन के भेजा है उसकी बात रखना मेरा दायित्व है। वो उस दायित्व को रख रहे थे। लेकिन कपिल मिश्रा जो जोर जोर से पुलिस डीसीपी के सामने कह रहे थे कि 2 दिन तक हम चुप हैं, फिर हम तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे और आगजनी करेंगे, हम तहस नहस कर देंगे। आज तक कपिल मिश्रा को बंद नहीं किया, कपिल मिश्रा को उठाया नहीं। संसद में बोलने की आजादी उन लोगों को, सांसदों को है जो जनता की आवाज, कोई क्या कह रहा है और उसकी व्याख्या क्या हो रही है जी। इसके बाद तो फिर बात अपने ऊपर ही आ जाती है, क्योंकि अब संबित पात्रा से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि भाई कहीं तहस नहस करने का शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ था, कहीं तोड़फोड़ करने का शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये सोनिया जी ने देश, तो आप मान रही है सोनिया जी और कपिल मिश्रा ने जो बातें कही दोनों एक ही तराजू में रखी जा सकती है? फिर तो जनता का आह्वान, दोनों ने एक ही जैसी बातें कही, वो भी एक तरीके का आह्वान कर रहे थे, वो भी एक तरीके का आह्वान कर रहे थे। इससे ज्यादा गलत बोला है सोनिया गांधी ने, गांधी ने उससे ज्यादा गलत बोला है। जिस समय आगजनी हो रही है कपिल मिश्रा ने तब कहा। संबित पात्रा बोलिए। कृष्णा जी सुनिए जरा, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे उन्होंने देश की जनता को ये कहा कि अगर देश की जनता पे कोई परेशानी है तो हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। रिक्वेस्ट, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। देखिए सोनिया जी या प्रियंका जी या राहुल जी ने देश की जनता को कहा, रोहित जी, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, थैंक यू। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच में जवाब दे रहा हूं। अपनी आवाज उठाने का, रोहित जी, मुझे जब जनता परेशान थी सीएए से, एनपीआर से, एनआरसी से, उस आवाज को उठाना, हम कह रहे हैं कि उठाना था। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। चलिए, कपिल मिश्रा ने बहुत खराब बोल दिया होगा, 1 मिनट की मानते हैं। सोनिया जी ने बहुत खराब बोल दिया है, जो कि बोला उन्होंने। इसका मतलब है कि हम घर में घुस के मार देंगे? इसका मतलब होता है अंकित शर्मा को मार दिया जाएगा? नहीं, वो एक्सक्यूज है, वो एक्सक्यूज है, वो एक्सक्यूज है कि रतन लाल को मार देना चाहिए, वो एक्सक्यूज है कि दिनेश खटीक को मार देना चाहिए, वो एक्सक्यूज है कि जितने लोगों को मारा गया है, क्या ये एक्सक्यूज है? कोई भी, रोहित सरदाना जी, हम डिबेट में लोग जाते हैं, क्या इसका एक्सक्यूज बनेगा कि घर में घुस के कोई मार दे? ये एक्सक्यूज बन सकता है? दूसरी बात, मैंने कपिल मिश्रा के भाषण को सुना है। कपिल मिश्रा ने क्या कहा? वहां डीसीपी भी खड़े थे। कपिल मिश्रा ने कहा कि देखो, जब तक ट्रंप नहीं गया है तब तक तो ठीक है, आप सड़क खाली करवा दीजिए, वरना हम भी सड़क पे आ जाएंगे, हम भी देख लेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहे थे हम दंगा कर देंगे। ये ऐसे लग रहा है जैसे ये लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं जिहादियों को बचाने के लिए, जैसे कपिल मिश्रा के लिए वो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो बाबर था, जो कपिल मिश्रा के कारण सीरिया हुआ, IAS भी कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के कारण, कश्मीर में जो हुआ, दिल्ली में जो हुआ, ये एक माइंडसेट है। नहीं सर, इसके पीछे किसी का एक्सक्यूज ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मसला आज की तारीख में यह है, 46 लोगों की जान गंवाने के बाद, ये बड़ी बात है। नहीं 46 लोगों के जान गंवा देने के बाद संगीत रागी कोई तो जिम्मेदार होगा।
देखिए, किसी की तो कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी तय होगी। देखिए, क्या यहाँ टीवी डिबेट होगा, संसद में एक दूसरे से इस्तीफा मांगेंगे, उसके बाद खाने की टेबल पे साथ होंगे? रोहित जी, आप जहां देखा हमने बंगाल में उड़ीसा में, रोहित जी, जिन जिन लोगों ने शाहीन बाग को महिमा मंडित किया है, शाहीन सीएए के विरोध मुसलमानों को उकसाया है, उसका नतीजा देखने के लिए मिला था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र जब बल्ली मारान में और ऐसे मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में जब गया, दिल्ली चुनाव पर सर्वे करने गए, तो उनको हिंदू जान करके उनको खदेड़ा गया, उनके आई कार्ड छीने गए। इतनी नफरत के बीज बोया है आम आदमी पार्टी ने, इतनी नफरत के बीज वामपंथियों में बोए हैं, इतनी नफरत के बीज कांग्रेस आई और उसकी श्रीमती सोनिया गांधी ने बोया है। और ये सिर्फ दिल्ली का मसला नहीं है, ये पूरे देश में इन्होंने नफरत की आग फैला दी है। सड़कों पर उतरिए, अमानतुल्लाह खान, संजय सिंह, मैं कह रहा हूं कि जेल में क्यों नहीं डाल रहे सबको? डाल देना संजय सिंह को जेल में, डाल दे अमानतुल्लाह खान को जेल में। तब तो मैं राघव चड्ढा से पूछूं कि भाई तुम्हारा आदमी तो जेल में है, लेकिन आप उनके सामने बैठ के आरोप भी लगाएंगे और फिर ये भी कहेंगे कि नहीं साहब अभी अपने पास कुछ है नहीं, तो कैसे जेल में डाल दे इसको? आपने देखा ना, मैं एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण 10 सेकंड का भी नहीं है। देखिए कन्हैया कुमार पे आप हमसे रोज सवाल पूछते थे, अब देखिए बुरे दिन आने वाले हैं, कितने बुरे दिन आएंगे संजय जी पता लगेगा ना, वो तो कितने बुरे दिन आएंगे पता लगेगा। राघव चड्ढा, बिल्कुल आएंगे, देश को राघव बोल रहे हैं, होंगे इंशाअल्लाह। अब देखते हैं कैसे राघव चड्ढा का समय शुरू हो रहा है, उनको बोलने ये बात है सोच में। ओके राघव चड्ढा बोलिए, लास्ट कमेंट है छोटा सा। कहां है ताहिर हुसैन, वही बता दीजिए जी। सबसे पहली बात तो यह है कि जहां भी आप जाएं, जो इफेक्टेड एरियाज हैं, लोगों से बात करें, तो वहां पे लोग बड़ा स्पष्ट ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जो भूमिका रही वो भी संदेह के घेरे में है, और बाहर से बॉर्डर एरिया से बहुत लोग आए जिन्होंने यहाँ आकर हमला करा। मैं खुद ही आपके परिवार वाले कह रहे थे कि हमारे गली वाले नहीं थे जिन्होंने हमें मारा, हमारे गली वाले तो हमें जानते हैं, लेकिन बहुत लोग बॉर्डर पार दूसरे इलाकों से आए। तो कहने का मतलब है, अरे ये कौन चिल्ला रहा है, इसको बताइए यार, ये कौन है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, आरएसएस ने आपको सभ्यता संस्कार नहीं सिखाया क्या? ऐसे ही इकट्ठे होकर सड़कों पर आ जाएंगे तो हर बार ऐसे ही मारकाट, खून खराबा, आगजनी हो जाएगी और पुलिस कुछ नहीं करेगी, वेट करती रहेगी कि ऊपर से कब ऑर्डर आएगा। रोहित जी, दंगे किन क्षेत्रों में होते हैं इसका आप आकलन कर लीजिएगा। भाई ये काम आकलन करना पुलिस का है कि मेरा और आपका? ये आकलन करना पुलिस का काम है ना, ये आकलन करना गृह मंत्रालय को बताना पुलिस का काम है, खुफिया एजेंसी का काम है। वो लोग क्या कर रहे थे? दंगे को हवा, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? उनके कार्यकर्ताओं ने, क्या खुफिया एजेंसियां फेल नहीं हुई? फिर इंटेलिजेंस फेलियर आप मानते हैं? आप मानते हैं इंटेलिजेंस फेलियर हो गया? इसका मतलब ट्रंप देश में है, अमेरिका का राष्ट्रपति आपके देश के दौरे पर है और इंटेलिजेंस एजेंसी ये नहीं बता पाई कि इन इलाकों में ये कुछ हो सकता है। फेल हो गए वो लोग, सो रहे थे सब लोग। मैं जवाब देता हूं, इंटेलिजेंस ऑफिसर को तो मार डाला जाता है सर, 400 चाकू मारे तो सारी इंटेलिजेंस उसी के पास थी ना। वो मानसिकता कौन है जो 400 चाकू मारता है? वो तालिबानी मानसिकता है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? दंगल के आखिरी पड़ाव पर आपको केवल इतना बताते चले कि दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।